सादर प्रणाम। उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बार फिर से ईवीएम हैक होने वाली है। भाजपा में जो बड़े बड़े मंत्री इस्तीफे देकर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, भाजपा के विधायक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टियों में, दूसरे दलों में जा रहे हैं, उससे एक धारणा बन रही है कि भाजपा दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है। ये धारणा बन रही है, लेकिन 10 तरह के कुतर्कों से, 10 तरह के अनर्गल तर्कों से जो धारणा बनने की कोशिश की जाती है, बनाने की कोशिश की जाती है, वो एक सच्चे तर्क से ध्वस्त हो जाती है। इसलिए लगता है कि एक आम जनमानस में ऐसी धारणा बनेगी और चुनाव को प्रभावित कर देगी, तो वैसा हो नहीं पाता है। लेकिन जिन लोगों के आंख पर किसी पार्टी विशेष का चश्मा पड़ा होता है, जिन लोगों को चारों ओर हरियाली नजर आती है, उन्हें सच नहीं दिखता। ये सही है कि भाजपा के कुछ बड़े मंत्री पार्टी छोड़ के भाग गए और दूसरे दलों में चले गए। जाते जाते वो ये कह गए कि भाजपा में पिछड़ों की उपेक्षा होती है, इसलिए वो यहाँ नहीं रह पाए। ये आरोप तो वो लगा गए, लेकिन क्या ये आरोप जनता स्वीकार कर लेगी? कुछ क्षण के लिए एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि सख्ते की स्थिति, सभी सख्ते में रहते हैं कि हुआ क्या, जनता भी और नेता भी। लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाते हैं, सबकी बुद्धि काम करने लगती है, स्थितियां टल जाती हैं और अंधेरा टल जाता है और प्रकाश आ जाता है। तो लोग सख्ते में जरूर पड़े। ये भगदड़ को देख के अवाक सभी हुए, लेकिन अब सब कुछ सामान्य होने लगा है। सबको समझ में आने लगा है कि 5 वर्ष आप सत्ता में रहे, 5 वर्ष आपने मंत्री पद धारण किया, और जब आचार संहिता लागू हुई, सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, तो अचानक आपको लगा कि सरकार पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का हित करने वाली नहीं है, और इसलिए आप पार्टी बदल के चले गए। तो ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप दलितों के शुभचिंतक थे, दलितों के हितैषी थे, पिछड़ों के शुभचिंतक थे, पिछड़ों के हितैषी थे, तो आपको मंत्री पद पर रहते हुए उनके लिए काम करना था। सरकार जो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए काम कर रही थी, उसमें सरकार को आपको सुझाव देने थे। सरकार के जो कार्यक्रम थे, आपको बताना था कि इसमें और आप क्या जोड़ना चाहते हैं। आप पार्टी से आज निकल रहे हैं और मीडिया में आकर 2 शब्द कह दे रहे हैं कि पिछड़ों की उपेक्षा होती है। आप ये क्यों नहीं बताते कि सरकार के जो कार्यक्रम थे, उसके अलावा और आपके पास क्या प्लानिंग थी पिछड़ों के उत्थान के लिए? अपनी प्लानिंग बताइए कि आप किस तरह से, क्या योजना लाकर या क्या करके आप पिछड़ों का उत्थान करना चाहते थे, जो इस सरकार ने नहीं सुना। एक गोलमोल शब्द की ये सरकार में पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, ये एक गोलमोल शब्द है, इससे बात स्पष्ट नहीं होती है। आप किस तरह से करना चाहते थे? आपकी योजना क्या थी? आपकी प्लानिंग क्या थी? आपके अंदर वो कौन से नए उपाय थे जिससे पिछड़ों को समाज की अगली पंक्ति में लाया जा सकता था? उसको भी बताइए मीडिया के सामने कि हमने सरकार से ये कहा था और ये नहीं हुआ, हमने सरकार से वो कहा था, वो नहीं हुआ। ऐसा आप कुछ कह नहीं रहे हैं, गोलमोल शब्द बोल रहे हैं। और कार्यकाल भी आपने पूरा किया, 5 साल मंत्री पद का सुख भोगा, अब आप भाग रहे हैं। तो इसलिए ऐसी धारणा जनता में अस्थायी रूप से नहीं बनी रहेगी। पार्टी के सामने, बीजेपी के सामने जो अचानक एक असहज स्थिति पैदा हुई, वो एक लंबे समय तक बने रहने वाली नहीं है। जनता में भी जो एक स्थिति बनी कि ये क्या हो रहा है, क्या ये पार्टी जीत नहीं पाएगी, वो स्थिति भी लगातार बनी रहने वाली नहीं है। 1-2 दिन में ये सारी धारणाएं खत्म हो जाएंगी, सच सबके सामने आ जाएगा। आप जिस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं,
वो पिछड़ों के लिए अपने किए हुए बहुत सारे काम गिना देगी। लेकिन आप जिस पार्टी में जा रहे हैं वो पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की तरह ये कोई नई पार्टी नहीं है जो कुछ भी दावा कर ले और उसका कोई इतिहास ना हो। वो जो चाहे वो दावे कर ले, जो चाहे वो बातें कह ले और लोगों को ये मानना पड़ेगा कि हाँ हो सकता है ये पार्टी सत्ता में आए तो करे। जिन दलों में आप जा रहे हैं वो सब सत्ता में रह चुके हैं, वो सब एक लंबे समय तक शासन कर चुके हैं। अपने शासन में रहने के दौरान, अपने सत्ता में रहने के दौरान उन लोगों ने पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या किया है उस पर सवाल उठेगा। आप क्या देखकर उसमें गए हैं ये भी सवाल उठेगा। अंतोगत्वा सबको ये बात समझ में आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था में जो अविश्वसनीय बदलाव किया, कानून व्यवस्था को अकाल्पनिक रूप से सुधार दिया, तो क्या जब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर किसी माफिया, किसी अपराधी के घर पर उसको ध्वस्त करने के लिए पहुंचता होगा तो क्या फोन नहीं आते होंगे? क्या दबाव नहीं बनाए जाते होंगे इस कार्रवाई को रोक दिया जाए? लेकिन नहीं सुना गया, तभी तो ध्वस्त हुए। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो नौकरियां निकाली और उसमें कोई वसूली नहीं हो पाई, तो क्या फोन नहीं आए होंगे? सिफारसी फोन आए होंगे, लेकिन नहीं सुना गया। क्या मनचाहे अधिकारियों को मनचाही तैनाती देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार पर दबाव नहीं बना होगा? बिल्कुल बना होगा। लेकिन अगर वो उसको सुनते तो प्रदेश की को बेहतर स्थिति में नहीं ला पाते, इसलिए उनको नहीं सुना गया। क्या ये मंत्री, नेता जो सत्ता के साथ जुड़े हुए, उन्होंने कभी ये दबाव नहीं बनाया होगा कि ये ठेका, ये पट्टा, ये टेंडर उनके परिजनों, उनके शुभचिंतकों, उनके हितैषियों, उनके रिश्तेदारों, उनके नातेदारों को दिया जाए? जरूर दिया गया, दबाव बनाया गया होगा, जरूर सिफारिश की गई होगी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। अगर उसकी सुनवाई हुई होती तो योजनाएं समयबद्ध अवधि में पूरी ही नहीं होती। तो ऐसे सरकार में वो लोग मंत्री कैसे बनेंगे जिनको पुराने स्वाद याद आते हैं कि मंत्री बनने का मतलब होता है अफसरों को अपनी उंगलियों पर नचाना, थानों, ब्लॉकों, तहसीलों पर जो चाहो वो करवाना, अपने रिश्तेदारों, अपने वोटरों, अपने शुभचिंतकों को जहां चाहो वहां बैठा दो। जो इन चीजों के अभ्यस्त हैं, जो सत्ता में इसीलिए जुड़ते हैं, उनका 5 साल के बाद भाग जाना स्वाभाविक है, और खास करके तब जब उनको ये खबर हो कि मेरा पत्ता गोल हो सकता है। तो इसलिए ये जो भगदड़ मची है, ये बहुत दिनों तक इस पार्टी की छवि खराब करके दूसरी पार्टी को उसका लाभ देने वाली नहीं है। ये 1-2 दिन में ये किस्सा आया गया हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। ये चुनाव के अंतिम समय में ये जो स्थिति पैदा हुई है, मेरे ख्याल से यही आखिरी स्थिति होगी। उसके बाद पिक्चर सूर्य उदय की तरह साफ हो जाएगा, पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। सादर प्रणाम।